हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन को, जो कि महेश कुमार बड़वाल की किताब पर आधारित है। इस किताब के अंतर्गत अभी तक हमने 15 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा 16वां चैप्टर रहेगा, जो है जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके जानते हैं जनसंख्या के आकार एवं वितरण को जानेंगे। घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जनसंख्या संगठन के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या और धार्मिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये प्रमुख हमारे टॉपिक रहेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने जो टॉपिक को कवर अप किया हुआ है, इसका भी इसी तरीके का क्रम रहा है। चलिए तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक पे क्या क्या आता है। जैसे जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी के संदर्भ में देखते हैं। पहला आता है इसके अंतर्गत कि मनुष्य के द्वारा विभिन्न संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग किया जाता है। वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है और मानव संसाधन के विकास पर ही किसी देश अथवा राज्य का विकास निर्भर करता है। तो राज्य का विकास किस पर निर्भर करता है? राज्य का जो विकास है वह मानव संसाधन के विकास पर ही किसी देश का या राज्य का विकास निर्भर करता है। मानव संसाधन पर विकास पर निर्भर करता है। फिर आता है कि जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी। जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या के गुणों अथवा विशेषताओं, औसत आयु, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो जानते हैं जनगणना के संदर्भ में एक ओवरव्यू को ले लेते हैं कि जनगणना क्या होती है और जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो होती है वह जनगणना कहलाती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत होती है और भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। परंतु 10 वर्षीय एवं व्यवस्थित या संपूर्ण जनगणना का प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना कार्य को संपन्न करने के लिए वर्ष 1948 में जनगणना अधिनियम लागू किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार भारत में जनगणना संबंधी अधिकार रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होते हैं। तो ये जनगणना के संदर्भ में एक पृष्ठभूमि है। चलिए तो देखते हैं कि जनगणना से या जनसंख्या से संबंधित प्रमुख 3 तत्व के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला तत्व आता है कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में, जिसमें लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं इसके आधार पर होता है। दूसरा तत्व आता है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के आधार पर, जिसमें बताया जाता है कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। और इसके साथ तीसरा तत्व आता है कि जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं, जिसमें उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता एवं व्यवसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था क्या है इसके बारे में बताया जाता है। तो यह जनसंख्या के 3 प्रमुख गुण होते हैं, जिसके अंतर्गत इसके जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है। चलिए तो देखते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में। देखते हैं कि जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,26,809 या 7.027 करोड़ रही है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 6% एरिया को कवर करती है। और कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान है। और वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना गठित होने के पश्चात मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान रहा है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के राज्य के कुल क्षेत्रफल के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्र को कवर करती है। फिर आता है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की आबादी में 20.35% की वृद्धि हुई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर रहा है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर रहा है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो रहा है वह हरदा रहा है। और परंतु 2013 की स्थिति के अनुसार नवगठित जिला आगर मालवा तथा वर्ष 2018 में गठित जिला निवाड़ी जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गए हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला पुरुष सहित कुल जनसंख्या के बारे में देखते हैं, जिसमें सर्वाधिक इंदौर में है। इंदौर, फिर सागर, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, इस तरीके से ये क्रम को दिखाया गया है। इस क्रम को आप देख लेंगे।
चलिए तो जानते हैं अब इनके सर्वाधिक तथा न्यूनतम वाले जिलों के बारे में, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो हैं उसमें आता है इंदौर, और सब न्यूनतम वाले में निवाड़ी आता है। फिर आता है सेकंड नंबर पर जबलपुर, फिर आता है आगरमालवा, फिर उसके बाद आता है उसके आगरमालवा, फिर आता है सागर तीसरे नंबर पर, और हरदा इसमें तीसरे नंबर पर आता है। फिर भोपाल इसमें फोर्थ नंबर पर, उमरिया फोर्थ नंबर पर न्यूनतम में आता है, और रीवा इसमें सर्वाधिक जनसंख्या में फिफ्थ नंबर पर आता है, और शिवपुर इसमें फिफ्थ नंबर पर न्यूनतम जनसंख्या में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के संदर्भ में देखते हैं जिनका घनत्व कितना है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में आता है जिसमें सर्वाधिक में भोपाल, फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना आते हैं, और न्यूनतम में ढिंडोरी, शिवपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन आता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर मतलब 2022 में MPPSC परीक्षा में पूछा गया था कि सबसे कम जनघनत्व मध्य प्रदेश के किस जिले का है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर था वह ढिंडोरी था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कि घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश में जनसंख्या वितरण को देखते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। किसी प्रदेश विशेष में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में भाग देने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और इस प्रकार जनसंख्या घनत्व असमान जनसंख्या वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो रहा है मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यह जनघनत्व 382 रहा है, जो कि 146 अंक इससे कम है। प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भोपाल है और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ढिंडोरी आता है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं, जो कि 1901 से 2011 के संदर्भ में देखें, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिखाया गया है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि 1901 में मध्य प्रदेश का 41 था तो भारत का 72 रहा, और इसमें 1911 में 46 मध्य प्रदेश का और 77 भारत का रहा। इसी तरीके से ये क्रम चला और 2001 में 196 मध्य प्रदेश का और 325 भारत का 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार 236 मध्य प्रदेश का और 382 भारत का रहा, जो कि 146 अंक कम है भारत के कंपेयर में। अब आता है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को देखें कि यह एक जनसंख्या जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है, और यह 3 प्रक्रियाओं जिसमें जन्म, मृत्यु, प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण यह होता है। अब जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के अर्थ को समझें कि यह किसी समय अंतराल विशेष में, जैसे कि 10 वर्षों के अंदर किसी देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसमें पहला आता है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा आता है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत में परिवर्तन होता है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी संख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होती है, जिसमें परिमाण होती है, जिसमें पहली जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के पश्चात जैसे कि 2011 की जनसंख्या को घटाकर जो प्राप्त किया जाता है उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। अब आता है जनसंख्या में वृद्धि के दूसरा पहलू का महत्वपूर्ण पहलू देखा जाए, जिसका अध्ययन प्रतिवर्ष किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ होता है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है, तो उसे वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। तो इस तरीके से ये निरपेक्ष वृद्धि और यह वार्षिक वृद्धि को निकाला जाता है। अब जानते हैं 1951 के पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि हुई, और 1961 और 1971 ईस्वी के मध्य वृद्धि सबसे तीव्र 29.28% की देखी गई। फिर आता है इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश एवं भारत की दशकीय वृद्धि के बारे में देखते हैं, जिसमें 1901 से 1911 के बारे में दिखाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो रही है वह प्लस में रही, जिसमें 12.38%, जो कि कुल जनसंख्या कितनी थी 1,42,49,382 थी, और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी वह 5.74% थी, और भारत की जो कुल जनसंख्या थी कितनी थी 2,52,93,390 थी। इनकी कितनी थी 2,52,93,390 थी।
अब आता है इसी तरीके से 1911 और 1921 में, 1921 से 1931 में इसी तरीके से ये क्रम चलता गया। और यह क्रम जो आके वो 2001 और 2011 के संदर्भ में देखते हैं कि इसके अंतर्गत इसमें 20.35% की यह 10 की वृद्धि देखी गई, जो कि कुल जनसंख्या का 7,26,26,809 यहाँ की कुल जनसंख्या हो। इसमें भारत की जो 10 की वृद्धि रही वह 17.70 रही है, इसके अंतर्गत होता है। अब आता है इसके अंतर्गत यह इसकी कुल जनसंख्या है कि 12,108,54,977 इसकी कुल भारत की जनसंख्या रही। अब आता है इसके अंतर्गत जिलावार जनसंख्या में 10 की वृद्धि को देखते हैं, जिसमें इंदौर में 32.88% की रही, झाबुआ में 30.77। इस तरीके से ये प्रमुख जिले हैं जिनमें 10 की वृद्धि को दर्शाया गया है। अब जानते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों को देखते हैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जो जिले हैं उसमें आता है इंदौर, फिर आता है झाबुआ, फिर भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है जो कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले में आता है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट इसके अंतर्गत ये आते हैं और इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इस वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है वह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से तीव्र मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित हुआ है, जबकि आर्थिक पिछड़ेपन एवं शिक्षा में सुधार न होने के कारण तीव्र जन्म दर पर नियंत्रण नहीं हो सका। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो है प्रवृत्ति विभिन्न दशकों से भिन्न रही है। राज्य के अंदर भी विभिन्न कारणों से वृद्धि दर क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है और कुछ जिलों में वृद्धि दर तीव्र रही है, जिसमें कुछ जिलों में कम रही है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में, जिसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को देखते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के अंतर्गत ये आती हैं, जिसमें 3 इसके प्रमुख कारक होते हैं, जिसके जन्म दर एवं मृत्यु दर के मध्य के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है और यह जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर किसे कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मृत्यु दर की डेफिनेशन इस तरीके से दे दिया जाता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को क्या कहा जाता है, जन्म दर, मृत्यु दर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आता है कि मृत्यु दर इसको कहा जाता है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण रहा है। प्रवास की डेफिनेशन को जानते हैं। प्रवास क्या होता है, प्रवास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहा जाता है। यह जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रमुख घटक होता है, जिसमें प्रवास आंतरिक जो कि देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देश के मध्य होता है, यह प्रवास के अंतर्गत है। अब जानते हैं आंतरिक प्रवास के बारे में। आंतरिक प्रवास के बारे में समझे कि आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश या प्रदेश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण या उसके घटकों को परिवर्तित करने के प्रवास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में की ओर सर्वाधिक होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक जो होता है, मतलब जो पुश फैक्टर होता है, वह प्रभावी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं तथा नगर का अभिकर्षण या पुल फैक्टर प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और यह केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संख्या को भी परिवर्तित करता है। अब जानते हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या का संगठन 4 तरीके से होता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है लिंगानुपात, दूसरा आता है आयु संरचना, तीसरा आता है साक्षरता और चौथा आता है व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या संगठन से रिलेटेड भी इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके अंतर्गत ये कौन कौन से जनसंख्या संगठन के अंतर्गत प्रमुख घटक हैं। जो कौन सा, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, इसके अंतर्गत ये प्रमुख 4 घटक आते हैं। अब आता है लिंगानुपात। सबसे पहले देखते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात किसी देश में उस राज्य के प्रति 1000 है पुरुषों की महिलाओं के संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो है वह 931 था और 2001 की जनगणना के अनुसार 919 था। तो 919 से 931 हुआ है, मतलब इतने अंकों की इसमें वृद्धि हुई है। अब आ जानते हैं कि मध्य प्रदेश एवं भारत के लिंगानुपात को 1901 से 2001 तक में देखें कि 1901 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 972 था और भारत का भी 972
972 था। तो इस तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है कि 21 वर्ष में भारत और मध्य प्रदेश दोनों का लिंगानुपात समान रूप से था। तो 1901 में 1972 लिंगानुपात था और 1901 में भारत का लिंगानुपात भी बराबर था। फिर 1921 में 949 आया और भारत का 955, और 1941 में 946 मध्य प्रदेश का, 945 भारत का आया, और 1961 में 932 मध्य प्रदेश का और 941 जो आया वह भारत का आया। फिर 2001 में 919 मध्य प्रदेश का और 933 भारत का। फिर 2011 में मध्य प्रदेश का 931 और भारत का 940 है। तो यह भारत का लिंगानुपात है। अब आता है, अब देखते हैं कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात जिलों के बारे में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में आता है बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर ढिंडोरी, झाबुआ आता है। फिर जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भिंड आता है, फिर मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी आता है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, और इसमें आता है सर्वाधिक में बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, ढिंडोरी, झाबुआ। फिर आता है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में आता है पहले नंबर पर अलीराजपुर, फिर मंडला या ढिंडोरी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में आता है मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। इसके अंतर्गत ये प्रमुख जिले आते हैं। तो यह न्यूनतम और यह उच्चतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब आता है कि साक्षरता के बारे में पढ़ते हैं, जो इसका दूसरा चरण है। साक्षरता के संदर्भ में जाने कि साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित या जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा होती है। तो साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। स्पष्टता एक केवल शिक्षित या जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध विकास के कार्य भी कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति के लिए गंभीर बाधा होती है। फिर आता है इसके अंतर्गत कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो साक्षर की डेफिनेशन किसे कहेंगे, मतलब साक्षर किसको कहा जाएगा? साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो 2011 की जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो या किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, और उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। 1971 की जनगणना तक 7 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष इसमें निर्धारित किया गया था। तो 1971 में इसमें परिवर्तन किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में साक्षर वही व्यक्ति कहलाएगा जो 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु का किसी भी भाषा में समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसके अंतर्गत यह साक्षर की श्रेणी में आएगा। अब आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.32% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.73% और महिला की 59.24% है। और मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत 73% में रहा है, जिसमें यह 3.7% यह कम रही है। कुल साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का यह 28वां राज्य है। कुल साक्षरता दर की दृष्टि से यह राज्य का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। और 2001 की और 2011 की दशक के मध्य राज्य की कुल साक्षरता दर 5.60% की इसमें वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वह जबलपुर आता है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है अलीराजपुर आता है, जहां पर 36.1% की वृद्धि हुई है, और यहां पर 81% की वृद्धि इसमें देखी गई है, जो कि सर्वाधिक वृद्धि हो सबसे कम अलीराजपुर में हुई है। अब आता है कि राज्य की ग्रामीण साक्षरता के बारे में जानते हैं। ग्रामीण साक्षरता 63.9%, जबकि नगरीय साक्षरता 82.8% रही है। 2001 से 2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में 8.9% तथा पुरुष साक्षरता दर में 2.6% की इसमें वृद्धि हुई है। अब आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में 19.5% का अंतर प्राप्त हुआ है, जो कि अखिल भारतीय अंतर 16.3% से अधिक रहा है।
अंतर सर्वाधिक मंदसौर में 29.1% तथा सबसे कम भोपाल में 10.5% इसके अंतर्गत रहा है। पूर्वी निवाड़ जो कि खंडवा जिले में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से 9.6% अधिक है। तो कहाँ पर है यह 9.6% अधिक महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता दर से? खंडवा पूर्वी निवाड़ के अंतर्गत आता है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश एवं भारत की साक्षरता दर को देखते हैं जो कि 1951 से 2001 के बारे में दिखाया गया है। इसमें कुल जो साक्षरता 1951 में 18.33 रही जो कि भारत के संदर्भ में, और मध्य प्रदेश की 13.16% रही। फिर 2011 में इसी तरीके से देखें कि भारत के संदर्भ में यह 73% है, जिसमें पुरुष 80.90% और महिला में 64.60%। और फिर आता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि कुल आती है 69.32% और पुरुष में 78.73 और 59.24 इसके अंतर्गत महिला साक्षरता आती है। अब आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षित लोगों की संख्या के बारे में देखते हैं कि इसमें 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिखाया गया और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिखाया गया। अब आता है कि सर्वाधिक या न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों के संदर्भ में देखते हैं जो कि 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग आता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में पहला आता है जबलपुर, फिर आता है इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। इंदौर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। कौन कौन सा? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। फिर आता है न्यूनतम में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार, जो कि ये मतलब न्यूनतम है और ये सर्वाधिक है। फिर आता है कि सर्वाधिक या न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में देखें। सर्वाधिक या न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में पहले नंबर पर आता है भोपाल, फिर आता है जबलपुर, फिर आता है इंदौर, फिर आता है बालाघाट, फिर ग्वालियर। इसी तरीके से न्यूनतम जनसंख्या दर वाले जिलों में देखें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जिसमें आता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट, और न्यूनतम में अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार आता है। तो इसमें ये इस तरीके का एक क्रम है जिसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में सर्वाधिक में आता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। न्यूनतम में आते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार। सर्वाधिक एवं न्यूनतम महिला साक्षरता दर में आते हैं, सर्वाधिक में आते हैं भोपाल, फिर जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर, और न्यूनतम में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली। फिर आता है सर्वाधिक एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में जिसमें आता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट, और न्यूनतम में आते हैं अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको याद करना है। अब देखते हैं कि जिलावार इसमें साक्षरता दर को दिखाया गया। जिलावार साक्षरता दर को जिसमें दिखाया गया है इसमें इसको आप एक देख लेंगे। अब पढ़ते हैं इसके फोर्थ पिलर व्यवसायिक संरचना के बारे में। व्यवसायिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं जिसमें दिखाया गया है कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत, आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। तो व्यवसायिक संरचना किसे कहा जाता है?
जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले विभिन्न लोग होते हैं और व्यवसायों को सामान्यतः 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। चलिए तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, जिसमें पहली श्रेणी आती है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरी आती है द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय आती है तृतीय क्षेत्रक और चौथी आती है चतुर्थक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाएं होती हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं आदि आती हैं और चतुर्थक में अनुसंधान एवं वैज्ञानिक कार्य शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश में कामगारों की संख्या के बारे में देखते हैं, जिसमें पुरुषों की कुल कामगारों की संख्या आती है जिसमें 31,574,133 है, जिसमें 43.5% है, इसमें 53.6% और ये 32.6% है। इसमें पुरुष और महिला को दिखाया गया। फिर आता है कार्य सहभागिता दर दिखाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में राज्य एवं संभाग के आधार पर दिखाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 43.5, चंबल में 33.8, फिर ग्वालियर, सागर, इस तरीके से ये सभी जगह ये साक्षरता दिखाई गई है। अब आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1.13 करोड़ तथा प्रतिशत के आधार पर की दृष्टि से इसकी जनसंख्या 15.6% रही है। प्रदेश का अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या 8वां तथा प्रतिशतता में यह 17वां स्थान रहा है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 920 रहा है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 1037 पर बालाघाट, जिसमें अनुसूचित जाति की जो साक्षरता रही है वह 66.16% रही है। अब जानते हैं न्यूनतम एवं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों के बारे में, जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों में आता है इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर और न्यूनतम में आता है झाबुआ, अलीराजपुर, ढिंडोरी, मंडला, उमरिया आते हैं। फिर आता है अनुसूचित जाति वाले प्रतिशतता वाले जिलों में, जिसके अंतर्गत आता है जिसमें सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जिलों में आता है उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर आता है और न्यूनतम में आता है झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, ढिंडोरी, बड़वानी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है इसमें कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य है तथा यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनजाति 1,53,16,784 और यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09% प्रतिशत होता है। अब आता है कि देश की कुल जनसंख्या का 14.70% है और जो भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10,42,81,034 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा कवर करती है। फिर आता है प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला धार है और फिर न्यूनतम जनजाति बाहुल्य जिला भिंड आता है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बाहुल्य अनुसूचित जनजाति वाला जिला अलीराजपुर आता है और न्यूनतम में भिंड आता है। प्रतिशत में भी भिंड है और जनजाति बाहुल्य में भी भिंड आता है, जिसमें सर्वाधिक नॉर्मल में धार आता है और इसमें अलीराजपुर प्रतिशत के आधार पर आता है। अब जानते हैं कि सर्वाधिक या न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन आता है। फिर आता है न्यूनतम में भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर आता है। फिर आता है सर्वाधिक या न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिलों में, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला आता है। इसमें न्यूनतम में भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर, भोपाल आता है। फिर आता है सर्वाधिक या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों के संदर्भ में देखें, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में आता है छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर, अशोकनगर, खंडवा आता है और न्यूनतम जनसंख्या वाले में आता है मंदसौर, भिंड, उज्जैन, शाजापुर, सागर इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 1,040,000 आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 6.8% है। भिंड जिले की अधिकतम 76.8% और ढिंडोरी जिले में 1.6% आबादी
आदिवासी नगरों में निवास करती हैं। फिर आता है इसकी धार्मिक संरचना को देखते हैं। धार्मिक संरचना को देखें कि मध्य प्रदेश में अनेक धार्मिक समूह पाए जाते हैं, जिनमें हिंदू 90.89% है, जो कि धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम जनसंख्या सिख है, जो कि 0.21% मानने वालों की होती है। भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2011 के धार्मिक जनगणना के आंकड़े जारी किए हुए हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि मध्य प्रदेश में धर्म आधारित जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, जिसमें कुल कितनी है, कुल हिंदुओं की 90.89%, मुस्लिम की 6.97%, जैन की 0.78%, बुद्ध की 0.30%, ईसाई की 0.29%, सिख की 0.21% और अन्य की 0.83% और धर्म नहीं बताने वालों की 0.13% आती है। इसी तरीके से ग्रामीण और शहरी में भी इस तरीके का क्रम दिखाया गया। अब आता है कि बढ़ती जनसंख्या एवं तीव्र वृद्धि दर के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में। इसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे भोजन की समस्या, कुपोषण की समस्या, निम्न जीवन स्तर, निम्न उत्पादकता, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरणीय पतन की समस्या, प्रति व्यक्ति निम्न आय, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या इसके अंतर्गत आती है। अब आता है विश्व जनसंख्या दिवस 2011 जुलाई के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस, इस दिवस को प्रारंभ में 1988 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा किया गया था। इसका आधार 11 जुलाई 1987 को माना गया। इस तिथि को विश्व के 5 अरबवे शिशु का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। यही कारण है कि प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है कि विश्व जनसंख्या ने 6 अरब की संख्या 12 अक्टूबर 1999 को और 7 अरब की संख्या 31 अक्टूबर 2011 को पूरी कर ली थी और वर्ष 2019 में इस विषय को फैमिली प्लानिंग एम्पायरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि अब जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनेक आयोगों का गठन, कार्यक्रम या नीतियों को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है परिवार नियोजन, जिसे 1948, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978, स्वामीनाथन समिति का गठन 1984, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999 इसके अंतर्गत आती है। तो कौन कौन सा? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1948, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978, स्वामीनाथन समिति का गठन 1984 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999। अब आता है कि जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को जो कि संशोधित है उनके बारे में जानते हैं कि 2070 तक जनसंख्या की स्थिरता प्रदान करना है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे 2070 तक की जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कुल प्रजनन दर को 2.1% के स्तर पर करना तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों जैसे बंध्याकरण, गर्भ निरोधक साधनों की आपूर्ति और उनका प्रचार प्रभावशाली बनाना आदि पर विशेष बल दिया गया है। तो इसके अंतर्गत यह टॉपिक फिनिश होता है। इसी के साथ ही अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि इसके रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी आएगा कि 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं। तो इसमें आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले इंदौर, जबलपुर, सागर आएंगे और तो ऑप्शन सी आएगा। फिर आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3% है। फिर आता है 2001 से 2011 की मध्य महिला साक्षरता दर में कितनी % की वृद्धि हुई है। तो इसके अंतर्गत 8.9% की वृद्धि हुई है। फिर आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता में वाला जिला कौन सा है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है अलीराजपुर। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला आता है वह झाबुआ आता है। फिर आता है मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 27.63% इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम
जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यही क्वेश्चन MPPSC प्री में 2022 में पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा। फिर आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। फिर आता है क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 63.9% मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर है। अब क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला इंदौर आता है। फिर आता है कि वर्ष 1999 की जनसंख्या नीति के अनुसार कब तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करता है? तो यह कब तक जनसंख्या की स्थिरता प्रदान करने की बात की गई है? वर्ष 2070 तक। तो ऑप्शन डी आएगा। फिर आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला आता है वह बालाघाट आता है। सबसे कम ढिंढोरी और जनघनत्व में है और ये सर्वाधिक लिंगानुपात में बालाघाट आता है। फिर आता है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वह 21.09% भारत में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या निवास करती है, वो भी प्रतिशत के आधार पर। तो आपका ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।